अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस विधेयक के मूल बिंदुओं पर आता हूं और इसके विषय पर आता हूं। जैसा कि सदन को विदित है कि दिल्ली की सरकार दिल्ली में अगर किसी काम को सबसे अधिक प्राथमिकता से ले रही है, सबसे अधिक प्रायोरिटी दे रही है, तो वह शिक्षा का काम। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना, ठीक करना दिल्ली सरकार का पहला काम है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि हम 4 पुल भले ही बाद में बना लेंगे, लेकिन 4 स्कूल पहले खोल देंगे तो आने वाली पीढ़ियां खड़ी हो जाएंगी, और आने वाली पीढ़ियां अगर शिक्षित हो गई तो वो पुल भी बना लेंगी और बेहतर समाज भी बना लेंगी। इसीलिए इस सदन में जब इस विधानसभा में हमने अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया था, तो दिल्ली सरकार ने शिक्षा के बजट को दोगुना कर दिया था। अभी भी सिर्फ बजट को दोगुना करने का रोमांटिज्म, हम जानते हैं कि उससे सिर्फ शिक्षा नहीं सुधर सकती है। शिक्षा मंत्री के रूप में मैं स्वयं, हमारे पूरे अधिकारीगण और तमाम टीम, खुद मुख्यमंत्री लगातार प्रत्येक सप्ताह दिल्ली के स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति हो रही है उसकी समीक्षा करते हैं, और उस समीक्षा के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाती है। अभी तक हमने जो कहा उस पर अमल कर रहे हैं या उसको लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं आपके समक्ष दिल्ली की शिक्षा की स्थिति को 2 मिनट में स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली में स्कूल एजुकेशन की बात करें तो इस वक्त या तो सरकारी स्कूलों के माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से। सरकारी स्कूल सरकार के पास में करीब 1000 हैं। इसमें अगर मैं मोटे मोटे तौर पे रखूं सामने, तो 30,000 कमरों में बैठकर हमारे 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं, और स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। स्थिति कई जगह तो ऐसी है, स्वयं विपक्ष के एक हमारे साथी नहीं है यहाँ पे, जगदीश प्रधान जी, वो बार बार सदन में भी उठाते रहे हैं। मैं स्वयं उनकी विधानसभा में जाके देख कर आया हूँ। कपिल भाई बैठे हैं, इनकी विधानसभा में स्थिति, वहाँ पर स्कूल्स के ऊपर बहुत लोड है, क्लासरूम्स के ऊपर बहुत लोड है। पूरे ईस्ट दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, अमानत भाई भी आज नहीं है, उनकी विधानसभा में, दिल्ली के कई हिस्सों में ऐसे ऐसे क्लासरूम्स हैं जहाँ पे हमें कई जगह पर 150-150 बच्चे बिठाने पड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले शिक्षा पे इतना ध्यान दिया नहीं गया। सरकार की जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी शिक्षा को नहीं समझा गया। हमारी सरकार इस दिशा में बहुत दिन रात एक करके काम कर रही है कि हम दिल्ली में सरकारी स्कूलों को बेहतर से बेहतर स्थिति में ला सकें। हम लोग 20 नए, और मैंने कहा 1000 सरकारी स्कूल हैं, 20 नए स्कूल अगले सत्र से खोलने के लिए तैयार हो गए हैं। पिछले 9 महीनों में हमने लगभग इतना काम कर दिया है कि 20 नए स्कूल तुरंत खोले जा सकेंगे अगले सत्र से। इसके साथ साथ 8000 नए क्लासरूम्स बनवा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जैसा मैंने कहा, 150-150 तक बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ क्लासरूम्स की सख्त जरूरत है। अलग अलग सरकारी स्कूलों में जहाँ जगह उपलब्ध है, जहाँ स्थितियाँ उपलब्ध हैं, परिस्थितियाँ जहाँ अलाउ कर रही हैं, वहाँ पे हम 8000 नए क्लासरूम्स बनवा रहे हैं। और अगर एक क्लासरूम को लगभग 40-50 कमरों के हिसाब से देखा जाए, तो ये स्थिति जाकर आप सामान्य मैथमेटिक्स के हिसाब से भी देखेंगे तो ये लगभग 200 नए स्कूल खोलने जैसा है। 200 नए, 8000 नए क्लासरूम्स बहुत बड़ी संख्या है। 20 नए स्कूल अगले सत्र से हो जाएंगे, 8000 नए क्लासरूम्स अगले सत्र से बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, तो इससे 16 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा। 8000 नए क्लासरूम्स में जब बच्चे बैठना शुरू करेंगे तो करीब 3 लाख बच्चों के अतिरिक्त बैठने की जगह हमारे स्कूल्स में उपलब्ध हो जाएगी। ये सारा हम क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अध्यापकों की ट्रेनिंग, उनका सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों का कॉन्फिडेंस बने, वहाँ पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस बने, लोगों को लगे कि सिर्फ प्राइवेट में नहीं, सरकारी स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। टैलेंट की कमी नहीं है, सरकारी स्कूलों के टीचर्स में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक से एक टैलेंटेड टीचर, दुनिया भर के टैलेंटेड टीचर से कॉम्पीट करने वाले टीचर्स बैठे हुए हैं। अच्छा माहौल है। कई स्कूल्स में जाता हूँ तो वहाँ प्राइवेट स्कूल से बेहतर माहौल दिखता है, लेकिन एक परसेप्शन है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक नहीं हो रही, कुछ में बहुत अच्छी हो रही है और कुछ में बहुत खराब हो रही है, उसकी वजह से बना हुआ है। तो उस परसेप्शन को भी ठीक करने में हम काम कर रहे हैं। स्कूल की एजुकेशन सरकारी स्कूल की लगभग फ्री होती है। एडमिशन प्रोसेस बहुत आसान होता है, जहां भी सीट उपलब्ध है वहां बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। इसके दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स की संख्या दिल्ली में कुल मिला के लगभग 1800 है,
और इनमें 10 से 12 लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं। मैं यहाँ उल्लेखित कर दूं कि दिल्ली में और देश में भी प्राइवेट स्कूल्स का काम जो शुरू हुआ वो एक ट्रस्ट के तहत शुरू हुआ। प्राइवेट स्कूल्स बनाने का काम कभी किसी कंपनी को नहीं दिया गया, चलाने का काम कोई सेक्शन 25 की कंपनी या कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को नहीं दिया गया, हमेशा ट्रस्ट को दिया गया। ट्रस्ट को इसलिए दिया गया क्योंकि समाज शिक्षा का काम उन लोगों को देना चाहता है जिन पे ट्रस्ट किया जा सके। ये ट्रस्ट किया जा सके कि वो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देंगे, ये ट्रस्ट किया जा सके कि वो शिक्षा के क्षेत्र में अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए योगदान देंगे। और मैं बहुत फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो मैंने कहा 1800 के करीब पब्लिक स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें से बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं कि जिन्होंने शिक्षा के काम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर आज वो नहीं होते तो बहुत सारे लोग क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रह गए होते, क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूल जहां एक तरफ बहुत बड़ी पॉपुलेशन से, क्लासरूम्स की कमियों से और एक माहौल से जूझ रहे थे, वहीं प्राइवेट स्कूल्स उस वक्त कुछ प्राइवेट स्कूल्स वहां मेहनत कर रहे थे। कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने बाकायदा मेहनत करके शिक्षा के स्तर को बचा के रखा, लेकिन वहां एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी स्कूल खोल लिए जिनका काम शिक्षा में शुद्ध रूप से प्रॉफिट मेकिंग था, जिनका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं था। उनका बस चलता तो वो कंपनी के माध्यम से स्कूल खोलते और चलाते और फिर जनता को लूटते। लेकिन ट्रस्ट के नियमों में, हमारे शिक्षा के कानून में थोड़ी सी खामियों का फायदा उठाते हुए उन्होंने पूरा उसका फायदा उठाते हुए शिक्षा को एक व्यापार बनाने की कोशिश की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह स्पष्ट ना जाए, यह स्पष्ट रहे सदन के सामने और रिकॉर्ड में रहे कि ना तो हम शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ हैं, प्राइवेट स्कूल्स की भूमिका को नहीं नकार रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स ने अच्छी भूमिका निभाई है, लेकिन साथ साथ सारे प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा भी नहीं कह रहे। कुछ स्कूल्स ने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से समाज को लूटने का धंधा बना लिया है शिक्षा को, और दोनों एक ही नियम से चल रहे हैं, दोनों एक ही धारा से चल रहे हैं, तो उसके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हमें मिलती हैं। शिक्षा के प्रति कॉन्फिडेंस है। आमतौर पे देखें तो एक बच्चे को, अगर किसी एक पेरेंट को आज दिल्ली में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना हो तो पहले वो कोशिश करता है कि किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल जाए। जब प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता फिर किसी से पूछता है अच्छा कोई अच्छा सरकारी स्कूल है क्या, वहाँ एडमिशन दिला देते हैं। ये दिखाता है कहीं ना कहीं समाज में प्राइवेट स्कूल में दी जा रही शिक्षा के प्रति कॉन्फिडेंस है। हालांकि वहाँ बहुत कमियाँ हैं अभी, वहाँ भी जैसे सरकारी स्कूलों में कुछ अच्छे हैं कुछ खराब है, वहाँ भी कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल के संदर्भ में एक सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के आती है वो ये है कि वहाँ ली जाने वाली फीस। आप समाज से बात करिए, सामान्य चर्चा मिलेगी साहब समाज प्राइवेट स्कूल्स में फीस तो बहुत ज़्यादा है। एक सामान्य पेरेंट भी जो अपने बच्चों को आज किसी न किसी कारणवश प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है कहता हुआ पाया जाएगा साहब तनख्वाह से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल की फीस हो गई है। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना आज एक नाइटमेयर जैसा हो गया है, अपनी तनख्वाह में संभव नहीं हो पा रहा है, लोगों को ओवर टाइम करना पड़ रहा है, लोगों को दो जॉब करनी पड़ रही है। कैसे पढ़ाए एक आम आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में? एडमिशन मिलना वहाँ और बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ सिफारिश चलती है, बहुत सारी जगह इंटरव्यू लिए जाते हैं, बहुत सारी जगह डोनेशन लिया जाता है। ये सब भी प्राइवेट स्कूल्स में चल रहा है। सब में नहीं चल रहा होगा, लेकिन जिनमें चल रहा है उनकी वजह से एक जनरल परसेप्शन दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स के बारे में ये बना। मुझे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा शिकायतें मिली, बहुत सारे पेरेंट्स ने बार बार आके मेरे सामने बातें रखी प्राइवेट स्कूल्स की फीस के बारे में, डोनेशन के बारे में, एडमिशन में मनमानी के बारे में। हाई कोर्ट्स के इसमें आदेश भी थे, हमने थोड़ा देखा इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। हाई कोर्ट्स के अलग अलग आदेशों में कुछ कमेटियां बनाने का निर्देश है, उसी के तहत एक कमेटी बनी थी, जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी। उस कमेटी ने देखा, जब उसने प्राइवेट स्कूल्स के अकाउंट्स चेक किए तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में अकाउंट्स में फर्जीवाड़ा किया गया था। मैं दोनों चीज़ों को जोड़ना चाहता हूँ कि स्कूल्स ट्रस्ट के माध्यम से चलाए जाते हैं, ट्रस्ट का मतलब भरोसे के माध्यम से चलाए जाते हैं, लेकिन जब जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी जाती है और अकाउंट्स चेक करती है तो देखती है कि वो ट्रस्ट तो बार बार तोड़ा गया है। वहाँ पेरेंट्स से स्कूल के नाम पे, स्कूल में शिक्षा के नाम पे पैसा लेके कहीं अलग डाइवर्ट किया गया। ये जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी के कई सारी फाइंडिंग्स में निकल के आया है। काफ़ी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी।
कई और राज्यों को देखा जब हमने दिल्ली से बाहर, तो हमने देखा कि कई राज्यों में कमेटीज बनाई गई हैं। कुछ राज्यों ने प्रयोग किया कि सरकार अपने अधीन या अपने पास एक कमेटी बनाती है और वो कमेटी प्राइवेट स्कूल्स की फीस तय करती है। वो तय करती है कि हमारे राज्य में कौन सा प्राइवेट स्कूल कितनी फीस लेगा। ये भी एक मॉडल है और कई मॉडल है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग मॉडल इसी के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश की। हमने उनसे भी बात की, हमारी टीम्स वहाँ गई, उनका अध्ययन भी करके हैं कि आपका क्या अनुभव है इस बारे में। जब आप प्राइवेट स्कूल की फीस पे काम करते हैं, एडमिशन प्रोसेस पे काम करते हैं, तो आपका क्या अनुभव है इसके बारे में। तो उनके अनुभव से भी सीखा और फिर दिल्ली के डेटा को देखा। जो मैंने 1800 स्कूल कहे अध्यक्ष महोदय, इनमें से ऐसे स्कूल भी हैं जो बच्चों से 200 रुपये 400 रुपये की फीस लेते हैं और ऐसे स्कूल भी हैं जो 3-3, 4-4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार तक की तो सामान्य फीस लेते हैं। हालांकि ऐसे स्कूल भी हैं जो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये महीने भी ले रहे हैं, पर मैं उनको सामान्य की श्रेणी में इसलिए नहीं लेता कि उनकी संख्या बहुत कम है। 5-6 हज़ार, 7 हज़ार की फीस लेने वाले, 3-4 हज़ार की फीस लेने वाले बहुत हैं। बहुत सारे स्कूल वैसे भी हैं जो 1000 रुपये से नीचे तक की फीस लेते हैं, 200 रुपये, 500 रुपये तक की फीस लेते हैं। अलग अलग वैरायटी के स्कूल्स हैं। इन स्कूल्स की फैसिलिटीज़ को देखा जाए तो कुछ स्कूल्स के पास में जगह बहुत कम है, कुछ स्कूल के पास में सुविधाओं के नाम पे अंबार लगे हुए हैं, कोई एकदम 5 स्टार सुविधाओं के साथ चला रहे हैं। मैंने एक बड़ा दिलचस्प वाकया देखा 2 स्कूल्स में। एक स्कूल में लैंग्वेज पढ़ाई जाती है फ्रेंच। वहाँ पे जब फ्रेंच लैंग्वेज वो प्राइवेट स्कूल के साथी प्राइवेट स्कूल वाले पढ़ाते हैं तो विशेष रूप से फ्रांस से एक टीचर बुलाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। दूसरे एक स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई जाती है, वहाँ फ्रेंच के जो टीचर हैं उन्होंने 2 हफ्ते का फ्रेंच कोर्स किया हुआ है अलायंस फ्रांसिस से। दोनों की क्वालिटी में निश्चित रूप से अंतर होगा। तो यहाँ क्वालिटी को देखें तो हमें लगा कि सरकार के रूप में हम अगर प्राइवेट स्कूल्स की जो वो सर्विसेज दे रहे हैं सिर्फ उनके आधार पर सरकार फीस तय करने की जिम्मेदारी ले लेगी तो ये तो डिक्टेटरशिप होगी। ये प्राइवेट स्कूल्स की क्वालिटी में भी समझौता होगा, उनकी ऑटोनॉमी में भी समझौता होगा। लेकिन साथ साथ जस्टिस अनिल देव सिंह की कमेटी से लेकर पेरेंट्स तक के तमाम पेरेंट्स के अनुभव बताते हैं कि ट्रस्ट के साथ समझौता हो रहा है। ट्रस्ट के नाम पे प्राइवेट स्कूल्स जो चला रहे हैं वो कई जगह शिक्षा की दुकानें चला रहे हैं। कई लोगों ने अपना पूरा शिक्षा का व्यापार खड़ा कर लिया है एक स्कूल खोलने से लेकर। तो ये सारी चीज़ें बड़ी दुविधापूर्ण थी, लेकिन पेरेंट्स की समस्या में कहीं कोई दुविधा नहीं है कि पेरेंट्स दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं, एडमिशन नहीं हो रहा है, एडमिशन के नाम पे डोनेशन मांगा जा रहा है। तो कोई आदर्शवादी कल्पना तो कुछ नहीं हो सकती अध्यक्ष महोदय इस समस्या के समाधान के लिए। हम कोई ऐसी आदर्शवादी परिकल्पना नहीं कर सकते कि आज दिल्ली सरकार तय करे कि दिल्ली में एक झुग्गी झोंपड़ी में चलने वाले एक स्कूल में जहाँ वो 200 रुपये फीस लेता है से लेकर एक बहुत एफिलेंट कहीं सोसाइटी में चलने वाले स्कूल में जहाँ वो 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 15 जो भी फीस ले रहा है उसको सबको डिक्टेट कर दिया जाए कि नहीं आप 5000 रुपये की फीस लोगे या आप 200 रुपये की फीस लोगे। ये तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। इसलिए हमने ये मॉडल निकाला अध्यक्ष महोदय कि दिल्ली सरकार ये देखे कि कोई भी प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स से जो फीस ले रहे हैं उसको खर्च कहाँ कर रहे हैं। अगर वो स्कूल की फीस को, पेरेंट्स से ली जाने वाली फीस को अपनी ही जगह खर्च कर रहे हैं, उसी स्कूल में खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हीं बच्चों पे खर्च हो रही है तो ठीक है। लेकिन अगर उस फीस का इस्तेमाल उस स्कूल के बाहर कहीं चीज़ के लिए किया जा रहा है, किसी व्यवसाय के लिए किया जा रहा है, पैसे को डाइवर्ट किया जा रहा है, कुछ और नए संस्थान बनाने में, दूर पूरे देश में अपने शिक्षा के व्यापार को फैलाने में किया जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है, इसको रोका जाए। इसलिए एक प्रस्तावित बिल है सरकार की ओर से जिसमें हम फीस फिक्स करने की जगह हम अकाउंट्स वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं और उसके हिसाब से हर स्कूल अपना फीस स्ट्रक्चर तय करेगा। हम इस कमेटी के माध्यम से, इसमें कमेटी बना के जिसके चेयरमैन हाई कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड जज अनुभव के साथ में होंगे, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई स्कूल जो बच्चों से, पेरेंट्स से फीस ली जा रही है, पहली बात तो वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, बच्चों का शोषण तो नहीं हो रहा पेरेंट्स से फीस के नाम पे। अगर
जो फीस ली जा रही है वो डाइवर्ट तो नहीं हो रही, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, फर्जी बिल तो नहीं लगाए जा रहे। ये सारी चीज़ें ये कमेटी अपने अधिकारियों के माध्यम से और सीएस के माध्यम से सुनिश्चित करेगी। ये इस बिल के माध्यम से हम प्रस्ताव रख रहे हैं सदन के सामने कि ऐसा कानून बनाया जाए कि हर एक स्कूल के लिए हर साल अपने ऑडिटेड अकाउंट सरकार को देना जरूरी हो और ये कमेटी हर साल उनका ऑडिट करा सके, हर साल ये देख सके कि क्या हो रहा है। और इस कमेटी को अधिकार है कि अगर वो ये पाती है कि स्कूल ने खातों में कुछ गड़बड़ी की है, फर्जी बिलिंग की है, या बच्चों के पेरेंट्स से जो पैसा मिला है उस पैसे को डाइवर्ट किया है कहीं किसी और काम के लिए, तो ये गलत माना जाएगा। ये गलत होगा। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारे पास शिक्षा का अधिकार, हमारे पास जो दिल्ली शिक्षा कानून है उसमें कोई भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल अगर कुछ गलत करता है तो उसके ऊपर सिर्फ एक पेनल्टी लगा सकते हैं, हम एक एक्शन ले सकते हैं सरकार की तरफ से कि हम उसकी मान्यता रद्द कर दें। स्कूल की मान्यता रद्द करने का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए क्योंकि मान्यता भी सरकार देती है, लेकिन वही अधिकार सिर्फ एक तरह की मोनोटोनी पैदा कर देता है, सरकार के हाथ बांध देता है कि सरकार की कोई बात अगर कोई स्कूल नहीं मान रहा है या कोई स्कूल नियमतः गलत कर रहा है तो हम सिर्फ उसकी मान्यता रद्द कर सकते हैं। मान्यता रद्द करने से मुझे नहीं लगता कि किसी मैनेजमेंट कमेटी के व्यक्ति को कोई खास फर्क पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि उस स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके जो 100 टीचर, 200 टीचर्स, 150 टीचर्स काम करते हैं, टीचर्स की नौकरी जा सकती है। अगर हम मान्यता रद्द करेंगे तो वो बच्चे, 1000 बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे, उसका सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमें स्कूल खोलने हैं, बंद थोड़ी करने हैं। तो इसलिए इसमें हम अलग अलग तरह के अपराध के लिए अलग अलग तरह की पेनल्टीज का प्रावधान कर रहे हैं। ये कमेटी पूरी तरह से वेरीफाई करेगी कि कहीं कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है, और अगर इरेगुलरिटी पाई जाती है तो अलग अलग तरीके के अपराध के लिए 50,000 रुपये से लेकर उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकेगी, और जो फीस चार्ज की जा रही है उसके कुछ गुणात्मक रूप से या 3 साल की इम्प्रिजनमेंट तक की, और अगर रिपीट ऑफेंस करते हैं तो उनको और ज़्यादा सख्त सजा की बात करेगी। प्राइवेट स्कूल, यहाँ मैं ये भी कह दूं कि जो प्राइवेट स्कूल अपने खाते ठीक रखे हुए हैं, जो अपने खातों में बेईमानी नहीं करते, जो बच्चों से लिए गए पैसे को डाइवर्ट नहीं करते, जो किसी तरह की ट्रस्ट में धोखाधड़ी नहीं करते, उन स्कूल को एकदम इस विधानसभा की ओर से मैं चाहता हूं अभयदान मिल जाए इस कानून के माध्यम से। उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, उनको खुश होने की जरूरत है कि उनको बदनाम करने वाले जो स्कूल हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। आज जब बदनामी झेलनी पड़ती है तो सारे प्राइवेट स्कूल्स को झेलनी पड़ती है। तो जो स्कूल अपने ट्रस्ट के खातों में हेराफेरी नहीं करते, फर्जीवाड़ा बिलिंग में नहीं करते, पैसे को डाइवर्ट नहीं करते, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार उनकी ऑटोनॉमी से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना चाहती, लेकिन जो करते हैं सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती है, और वो अलग अलग तरीके के वायलेशन के लिए अलग अलग तरह की पेनल्टी की बात कर रही है। तो उसके संबंध में एक बिल अध्यक्ष महोदय यहाँ मैं रखूँगा जिसकी मैंने आपसे अनुमति ली है, लेकिन साथ साथ क्योंकि मैं अपनी बात 2 बिल यहाँ पे लाने की अनुमति मांगूंगा आपसे, दूसरे बिल की भी मांगूंगा, उसके संदर्भ में भी थोड़ी सी बात मैं अभी रख देता हूँ। जैसा मैंने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स की एक बड़ी समस्या है उनकी मनमानी फीस, दूसरी बड़ी समस्या है मनमाना एडमिशन प्रोसेस। वहाँ पे डोनेशन चलता है, वहाँ पे सिफारिश चलती है, वहाँ पे कई बार बच्चों के इंटरव्यू लिए जाते हैं, वहाँ पे कई बार बच्चों को, माता पिता को परेशान होना पड़ता है। उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके भी अलग अलग मॉडल हैं। देश में कई राज्यों में कुछ कुछ मॉडल उन्होंने इस्तेमाल किए। हमारा मानना है कि हालांकि नियम के हिसाब से आज की तारीख में प्राइवेट स्कूल किसी भी बच्चे से कोई डोनेशन नहीं ले सकता। राइट टू एजुकेशन कानून जब से आया है उसमें कैपिटेशन फीस लेने की मनाही है, लेकिन उसके बावजूद हम सब जानते हैं, यहाँ बैठे हमारे सारे विधायक साथी जानते हैं, और जो तीनों बाहर चले गए इस महत्वपूर्ण चर्चा को छोड़ के वो भी जानते हैं कि विधायकों के कार्यालय में, घरों पे अभी समय आने वाला, सुबह से पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा गुहार इसी बात की रहेगी कि साहब फलाना स्कूल पैसा मांग रहा है, फलाना स्कूल में सिफारिश कर दो,
फलाने स्कूल ने दरवाजे बंद कर दिए, फलाने स्कूल ने हमारे बच्चे को इंटरव्यू लेके फेल कर दिया। कानून में हमने लिख रखा है कि ऐसा नहीं होगा, फिर क्या करें? वहां भी अगर देखें तो पेनल्टी के नाम पे हम ज्यादा से ज्यादा वो स्कूल की मान्यता रद्द कर सकते हैं, वो भी तब जबकि प्रूफ मिले उसका। तो क्या इसका समाधान निकाल। और फिर आरटीई में जो एडमिशन प्रोसेस है उसका क्लास 1 से जिक्र है, तो नर्सरी एडमिशन पे वो लागू नहीं होता, क्लास 1 के एडमिशन पे होगा। इसलिए हमने भी जो दूसरा कानून मैं आपके समक्ष रखने की अनुमति मांग के प्रस्तुत करूंगा अध्यक्ष महोदय, बिल दूसरा, उसमें हमने प्रावधान किया है, मैं उसका जिक्र यहाँ सदस्यों के सामने एक धारा में कर देता हूं कि वहां हमने क्लास 1 को हटा के एलिमेंट्री लेवल कर दिया, एंट्री लेवल कर दिया है। कोई भी स्कूल जहां भी उसकी एंट्री लेवल है, वो क्लास 1 से एंट्री देता हो तो क्लास 1 में, नर्सरी में एडमिशन देता हो नर्सरी में, और 2 साल के बच्चों को देना शुरू करे तो उसमें, 5 साल के बच्चों को देना शुरू करे उसमें, 10 साल के बच्चों को, 8 साल के बच्चों, जहां भी उसका एंट्री लेवल है उस एंट्री लेवल पे ये कानून लागू होगा। इससे जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसमें हम दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में हम अमेंड कर रहे हैं, ये दूसरा जो बिल है अमेंडमेंट का बिल, उसमें हम अमेंड करना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कैपिटेशन फीस लेता हुआ पकड़ा जाता है कोई स्कूल, तो उसके ऊपर जितनी कैपिटेशन फीस लेते हुए पकड़ा गया उससे 10 टाइम्स या 5 लाख रुपए जो भी हायर हो उतना उसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। मान्यता रद्द करने से कुछ नहीं होगा। स्कूल वायलेशन करे और आप मान्यता रद्द करने का आदेश दे दो, क्या होगा? 1000 बच्चे रोएंगे, उनके पेरेंट्स रोएंगे, 1000 बच्चों का भविष्य खराब होगा, टीचर्स का भविष्य खराब होगा, वो ठीक नहीं है। और अगर कोई स्कूल दूसरी बार पकड़ा जाता है वही ऑफेंस करते हुए, तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, क्योंकि फिर वो बाज नहीं आ रहा है। ये ग्रेडेड पेनल्टीज बहुत जरूरी है। अभी अगर देखें तो मैंने कहा कि सिर्फ मान्यता रद्द करने की पावर थी, लेकिन इसको पेनल्टी के साथ साथ हम डिपार्टमेंट को और भी पावर देने की बात कर रहे हैं उसमें, डीएसीआर के अमेंडमेंट में, कि वो स्कूल को वार्निंग दे सकें, उसको अगर किसी तरह की कोई मदद दी जा रही है वो रोक सकें, उसके ऊपर फाइन लगा सकें, उसकी एडमिशन प्रोसेस पे पाबंदी लगा सकें। इससे वो स्कूल के ऊपर थोड़ा सा और सख्ती करने में, उन ऑफेंसेस पे जिन पे मान्यता रद्द करने की जरूरत नहीं है, उन ऑफेंसेस में सख्ती करने में और वहाँ रूल्स को फॉलो कराने में हमको मदद मिलेगी। एक और बड़ी चीज़ जो हमारे डीएसीआर में हमें खामी के रूप में दिखी, दिल्ली एजुकेशन एक्ट में हमें खामी के रूप में दिखी, वो ये है कि उसमें एक सेक्शन में लिख दिया गया है, सेक्शन 10 में, कि सभी प्राइवेट स्कूल्स अपने टीचर्स को, स्टाफ को उतनी ही तनख्वाह देंगे जितनी कि सरकारी स्कूलों में दी जाती है। अब अध्यक्ष महोदय, मैं जब से शिक्षा मंत्री बना हूं तब से कम 200 अध्यापक साहस करके मेरे घर पे आके मुझसे मिल चुके हैं, दफ्तर में आके मिल चुके हैं। और जो अंडरस्टैंडिंग मेरी बनी है, मैं समझता हूं कम से कम 60-70% स्कूल्स में कई अध्यापकों के साथ, जो प्राइवेट स्कूल के अध्यापक हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको सैलरीज नहीं दी जा रही है। गवर्नमेंट स्कूल के बराबर तो छोड़िए, गवर्नमेंट स्कूल में तो टीचर्स को अच्छी सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स की सैलरी के बराबर की सैलरी तो छोड़िए, मिनिमम वेजेस तक की सैलरी नहीं दी जा रही है। मैं ऐसे स्कूल्स के अध्यापकों की शिकायत भी सुन चुका हूं और उन पर दिखवा के जांच कर रहा हूं, जहां अध्यापकों का दावा है कि उनको 4-4, 5-5 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह दी जाती है। अगर हम 4-5 हज़ार रुपये महीने दे के अपने बच्चों को पढ़वा रहे हैं, तो फिर हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ कर क्या रहे हैं? और ये हकीकत है। हम कानूनन चाहे जो हवाबाजी कर लें, साहब कानून में हमने ये लिखा हुआ है, कानून में हमने वो लिखा हुआ है, हकीकत क्या है दिल्ली के 1000 सरकारी स्कूलों की, 1800 प्राइवेट स्कूलों की, वो जान लीजिए। 1800 स्कूल्स में से मैंने कहा, मेरे पास कोई साइंटिफिक आंकड़ा नहीं है, हम इसको डेटा को इकट्ठा करा रहे हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक आंकड़ा मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि एक टीचर्स का ग्रुप अध्यक्ष महोदय मेरे पास में आया और उन्होंने कहा कि हमको चेक तो पूरा दे देते हैं, लेकिन बाद में पैसे वापस ले लेते हैं। देखिए, कई स्कूल ऐसे हैं जो चेक पूरा दे देंगे टीचर्स को, लेकिन साथ साथ एक ब्लैंक चेक साइन करा लेते हैं
सेल्फ का, और उसको विड्रॉल कर लेते हैं। पहले तारीख को, दूसरी तारीख को तनख्वाह का चेक दिया और तीसरी तारीख को जाके टीचर के तनख्वाह में से सेल्फ का चेक पहले से लेके रखा हुआ था, पैसे निकाल लिए, एटीएम कार्ड लेके रखे हुए हैं। ये सारी शिकायतें मुझे लगता है हमारे माननीय सदस्यों के पास में अलग अलग माध्यमों से आई होंगी। शिक्षा मंत्री होने के नाते मेरे पास भी आई हैं। मुझे लगता है जिस तरह से हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के हितों में काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर पे काम कर रहे हैं, हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स हैं वो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। उनके टैलेंट, उनकी मेहनत की वजह से ही वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं। सिर्फ प्राइवेट स्कूल की प्रबंधन समितियाँ नहीं, उन टीचर्स को श्रेय देना होगा कि उनकी वजह से वहाँ पढ़ पा रहे हैं। लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब हम कहें, अब हम स्कूल की तरफ जाते हैं, अकाउंट्स की तरफ, तो देखते हैं कि 200 रुपये 400 रुपये लेने वाला एक स्कूल कानून में हमने लिखा हुआ है कि सरकार के स्कूल के बराबर करेगा। वो जब देने चलता है तो उसके पास उतना फीस कलेक्शन तक नहीं होता। तो ऐसा अगर हम उसको डिक्टेट जारी करें, क्योंकि जो मैंने पहले बताया, जो पहला वाला हमारा बिल है वेरिफिकेशन, फीस वेरिफिकेशन बिल, इसके बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए अपने खातों में किसी तरह की हेरा फेरी करना संभव नहीं रह जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स में किसी भी प्राइवेट स्कूल्स के लिए अपने खातों में हेरा फेरी करना संभव नहीं रह जाएगा फी वेरिफिकेशन के बाद, फी वेरिफिकेशन बिल के बाद। और जब वो हेरा फेरी नहीं करेगा तो ये सारा धंधा उसका बंद हो जाएगा। 40,000 रुपये का चेक दिया, 4,000 रुपये की तनख्वाह दी, 36,000 रुपये वापस ले लिए। तो ऐसे में इस व्यवस्था को भी थोड़ा व्यवहारिक बनाने की जरूरत है। जो दिल्ली में बहुत सारे बजट स्कूल हैं, करीब 500 या 600 स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी फीस, मंथली फीस 1,000 रुपये से कम है। उनके पास बच्चों की संख्या भी कम है, वो गरीब इलाकों में पढ़ाते हैं, वहाँ उनके पास उतनी क्षमता नहीं है, और वहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो शहर से पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले टीचर्स के साथ तो ये बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए, उनके टीचर्स के अधिकार की रक्षा के लिए हम DSCR में एक और अमेंडमेंट ला रहे हैं। और ये अमेंडमेंट हम कोई हवा से नहीं ला रहे। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, उसमें जो व्यवस्था दी गई है कि सरकार प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की फीस की व्यवस्था देखेगी, व्यवहारिकता के साथ देखेगी। सरकार ऑर्डर जारी करेगी कि कितना प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को कितना सैलरी मिलना चाहिए, किस स्कूल को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, ये सरकार व्यवस्था देखेगी। RTE में लिखा हुआ है, वहाँ से हमने उठाया उसको, तो वहाँ हम लेके आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ड्यू परमिशन मांगते हुए दूसरे बिल को भी प्रस्तुत करूंगा, जो दिल्ली शिक्षा कानून है, उसमें संशोधन का विधेयक। लेकिन मूलतः इन बातों को रखते हुए कि दिल्ली की शिक्षा के लिए ये बहुत बड़े सुधारों की ज़रूरत है। हमने कुछ आदर्शवादी कानून बना के दुनिया को दिखाने के लिए उनको कागज़ों पर रख लिया। जब भी लोग शिक्षा की बात करते हैं वो कागज़ लहरा दिए जाते हैं, देखो हमारे यहाँ शिक्षा ऐसी चल रही है। दिल्ली के स्कूलों में जाके देखिए शिक्षा कैसी चल रही है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में जाके देखिए कि पेरेंट्स किस चीज़ से दुखी हैं। टीचर्स से जाके पूछिए कि टीचर्स किस चीज़ से दुखी हैं। बच्चों से जाके पूछिए कि बच्चे किस चीज़ से दुखी हैं। उनसे जो हमें समझ में आया, उसके आधार पे दिल्ली की जनता की ज़रूरतों के हिसाब से हमने एक नया कानून प्रस्तावित किया है। और एक दूसरे कानून की मैं अलग से आपसे अनुमति मांगूंगा कि जो दिल्ली शिक्षा अधिकार का कानून है उसमें संशोधन के लिए। तो अध्यक्ष महोदय, अपनी इन बातों को यहाँ समाप्त करते हुए मैं आपसे सदन की अनुमति से दिल्ली विद्यालय लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी विधेयक 2015 को सदन में पुनः स्थापित करता हूँ।